बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिप्टो बेस साजिद और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। आप लोगों के सामने एक और एपिसोड के साथ आज दोबारा हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्टर्स डिस्कस करूंगा, वो फैक्टर्स जिन्होंने बिटकॉइन को $64,000 से वापस $30,000, $28,000 या $32,000 तक लाने में अपना किरदार अदा किया है। तो उन फैक्टर्स को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो मेरी तो उनको ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुरू करता हूं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला फैक्टर बेसिकली जो था दैट इज़ के बिटकॉइन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एक वो बुलिश साइकिल उसने ले लिया था कि मार्केट में उसकी जो प्राइस करेक्शन है उसका होना ज़रूरी था। दैट मीन्स के बीटीसी ने गिरना ही गिरना था, बिटकॉइन ने नीचे आना ही आना था। सेकंड थिंग कि जब भी हम बेसिकली क्रिप्टो मार्केट के क्रैश होने की बात करते हैं या बिटकॉइन के क्रैश होने की बात करते हैं तो उससे मुराद बेसिकली बोथ मीन्स द सेम थिंग। बिटकॉइन बढ़ता है तो जितने भी उसके साथ आल्ट कॉइन्स होते हैं, अल्टरनेटिव कॉइन्स होते हैं, वो भी सारे के सारे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और अगर बिटकॉइन हमारे पास क्रैश होना शुरू होता है तो उस सूरत में हमारे पास बेसिकली बाकी भी जितनी करेंसीज हैं वो भी सारी की सारी क्रैश होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो ये था कि इसकी जो प्राइस है वो एक अनएक्सपेक्टेड लेवल तक पहुंच चुकी थी। दैट मीन्स कि इतनी प्राइस उसकी बनती नहीं थी, बट समहाउ वो इतनी ज़्यादा उसने एक बूस्ट ले लिया था, इतना ज़्यादा उसने एक बूम ले लिया था, बुल साइकिल में इतना ज़्यादा वो ऊपर चले गई थी कि मार्केट करेक्शन नेसेसरी थी और उसने ड्रॉप होना ही होना था। सेकंड फैक्टर की बात करूं तो अभी तक जितनी भी कंट्रीज़ के अंदर इसकी ट्रेडिंग हो रही है प्रॉपरली अभी तक किसी गवर्नमेंट ने इसको रेगुलेट नहीं किया। कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी तक नहीं बनी, कोई भी रेगुलेशंस अभी तक इसके लिए नहीं बने। सो दैट मीन्स कि जैसे स्टॉक मार्केट है, अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अपने आप को वहाँ पे डिक्लेयर करती हैं, अपने एसेट्स को डिक्लेयर करती हैं, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को शेयर करती हैं, अपनी एनुअल टैक्स रिटर्न सबमिट करवाती हैं और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रख रही होती है कि कहीं कोई कंपनी क्लाइंट्स के साथ या कस्टमर्स के साथ किसी किस्म का कोई भी फ्रॉड ना कर जाए। बट एनी हाउ अभी तक बिटकॉइन के सिलसिले में एज सच अभी तक किसी गवर्नमेंट ने प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन अभी तक डिफाइन नहीं किए, बट देयर आर गवर्नमेंट्स जो कि इसको डिफाइन करने की जो है वो कोशिश में लगी हुई हैं, इसको रेगुलेट करने की कोशिशें बहरहाल जा रही हैं। तो जो सेकंड फैक्टर है दैट इज़ कि अभी तक इसकी कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हुई, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो भी स्टेबल नहीं रहती, हाईली फ्लक्चुएट करती रहती है। थर्ड फैक्टर की बात करूँ तो थर्ड फैक्टर बेसिकली इसमें चाइना कंसीडर किया जाता है। चाइना को बेसिकली मैं एक बहुत बड़ा मेजर जो है वो फैक्टर कंसीडर नहीं करता। ये 2017 से न्यूज़ चल रही है बेसिकली हमारे पास कि चाइना ने जो है वो बिटकॉइन को बैन कर दिया है, चाइना बिटकॉइन की माइनिंग के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा रहा है। तो ये 2017 से न्यूज़ चलती आ रही है, इन्होंने बिटकॉइन की प्राइस को अफेक्ट किया लेकिन इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, क्योंकि अगर ये अफेक्ट उसके ऊपर होता तो मार्केट इतना ज़्यादा एक जो बुल साइकिल है 64,000 तक डॉलर का वो शायद ना ले पाती। तो एनी हाउ लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा पॉजिटिव वाइब है कि अगर ये सारी की सारी जो माइनिंग है चाइना से वैसे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अभी तक बिटकॉइन की माइनिंग में 50 to 55% जो हमारे पास माइनिंग है वो चाइना बेस्ड हो रही है। जब वो चाइना से निकल जाएगी तो ये जो हम आए रोज सुनते रहते हैं जी चाइना ने ये कर दिया, चाइना से ये न्यूज़ आ गई जिससे मार्केट क्रैश हो गई है, तो उससे हमारी जो है वो जान छूट जाएगी। अगर मैं अगले फैक्टर की बात करूँ तो अगला फैक्टर बेसिकली हमारे पास एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क बेसिकली हमारे पास एक अमेरिकन आइडल है, एक अमेरिकन पर्सनैलिटी है। अमेरिकन लोग उसको एक बहुत बड़ा आइडल जो है वो कंसीडर करते हैं, एक आइकन कंसीडर करते हैं कि जनाब ये लड़का है, ये जवान है, इसने जनाब वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले दिया है, इसने वो इलेक्ट्रिक कार्स को शुरू कर दिया है। तो उसको कुछ उसके दोस्तों ने बताया कि जनाब ये क्रिप्टो है, कुछ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स ने उसको बेसिकली गाइड किया, उसे उनकी बात अच्छी लगी, तो उसने फरवरी 2021 में अनाउंस किया कि आई एम अ प्रो क्रिप्टो, और हमारी जो कंपनी है उसने फरवरी से जो है वो बिटकॉइन लेके रखे हुए हैं। और ये बात उसने गालबन शायद अप्रैल के करीब, मार्च अप्रैल में उसने जो है इसको अनाउंस किया था। उसकी इस स्टेटमेंट के बाद बेसिकली मार्केट जो कि ऑलरेडी एक बूम ले रही थी, यानी मार्केट जो $64,000 तक गई है, इसको $64,000 तक ले जाने में एलॉन मस्क का ऐसा कोई किरदार नहीं है। लेकिन जैसे उसने अलबत्ता ये स्टेटमेंट दी तो लोगों ने बेसिकली समझा कि पता नहीं क्रिप्टो कितनी बड़ी एक हवा चीज़ है, और लोगों ने भी उसको धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया। और एक अनएक्सपेक्टेड प्राइस जो कि बेसिकली मैं खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना ज़्यादा जो एक साइकिल ले लेगी, क्योंकि मैंने खुद जो है बिटकॉइन परचेज़ किया हुआ था, तो मैंने तो खैर टाइमली सेल कर दिया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा साइकिल था जो कि मेरी समझ से भी जो है वो बाहर था। खैर कुछ अरसे के बाद एलॉन मस्क ने बेसिकली दोबारा से एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उसने कहा कि चूँकि बिटकॉइन को माइन करने में
हाईली इट्स एन एनर्जी इंटेंसिव प्रोग्राम, और इसमें जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है फॉसल फ्यूल से बनती है। तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, इन्वायरमेंटल चेंज के हिसाब से किसी भी तरह से एक प्रॉपर चीज़ नहीं है। लिहाजा टेस्ला कंपनी जो है वो गाड़ियों की सेल परचेज में बिटकॉइन को जो है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके इस बयान के बाद बिटकॉइन ने वापस जो है वो डिप लेना शुरू कर दिया, वो क्रैश होना शुरू हो गया। वंस अगेन, चूँकि मैंने पहले बताया कि वो ऑलरेडी $64,000 तक पहुंच चुकी थी, दैट वाज एन अनएक्सपेक्टेड, तो उसने नीचे आना ही आना था। हाँ, अलबत्ता एलॉन मस्क के इस बयान के बाद वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका, और लोगों ने बेसिकली यही एज्यूम किया है कि शायद उसके बयान के बाद बीटीसी चढ़ा था, और उसके बयान के बाद जो बीटीसी है वो क्रैश हुआ है। लेकिन बीटीसी 2009 में मुतारिफ हुआ था, और 2009 से लेकर 2020 तक बीटीसी जो है वो स्टैंड अलोन ही उसने जो है वो अपने साइकिल जो है वो गेन किए हैं, बुल साइकिल भी लिए हैं, बेरे साइकिल भी लिए हैं। तो एलॉन मस्क के बगैर भी बीटीसी चल रहा था, और उसके बाद भी बीटीसी चलता रहेगा। बीटीसी को या बिटकॉइन को उससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला जो फैक्टर है बेसिकली ये है कि आप कोई भी मार्केट देखें तो उसमें एक बुल साइकिल आता है, एक बेयर साइकिल आता है। मतलब मार्केट एक टाइम पे आके बहुत ज़्यादा बूम कर जाती है, और उसके बाद फिर वापस वो डाउनफॉल पे आना शुरू हो जाती है। तो सेम इज़ द केस विद बीटीसी। इसने बुल साइकिल लिया था, बुल साइकिल के बाद बहरहाल इसने जो है वो बेयर साइकिल लेना था, और इसने वही किया, बेयर साइकिल लिया, और बिटकॉइन जो है वो नीचे आ गया। अब ये बेयर साइकिल अभी करंटली जो है वो 28,000, 29,000, 30,000, 32,000 तक जो है वो घूम रहा है। एंड देयर आर प्रेडिक्शंस, और ऐसा लग भी रहा है कि ये शायद मज़ीद नीचे आएगा। हो सकता है ये 25,000, 22,000, $20,000, और माइट पॉसिबल ये $15,000 तक भी आए, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास जो इसकी डाउनफॉल की जो रेंज है वो इतनी हो सकती है, और हो सकता है इसको यहाँ तक आने के लिए 1 साल का टाइम ड्यूरेशन भी लग सकता है। अगला फैक्टर अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ या शेयर करूँ, तो अगला फैक्टर बेसिकली हमारे पास है पेपल वेल्स। बेसिकली क्या है कि बीटीसी की जो सप्लाई है उसमें जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सप्लाई है वो कुछ बड़े हाथों में है। इतने बड़े हाथों में है कि अगर एक बंदा भी अपने मिलियंस ऑफ डॉलर के बिटकॉइन जो है वो अगर सेल कर देता है, मार्केट से निकाल लेता है, उनको फेंक देता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारी मार्केट एकदम से क्रैश हो जाती है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। बीटीसी की ट्रेडिंग हिस्ट्री को अगर हम देखें, जिसको फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हमारे पास इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर के बीटीसी थे, उन्होंने सेल किए, और सेल करने के बाद मार्केट ने एकदम से डिप लिया, और उन्होंने वो दोबारा से परचेज कर लिए। तो ये जो कुछ हाथों में इसकी जो फिक्स सप्लाई है वो भी हमारे पास बेसिकली इसका एक फैक्टर है इसकी प्राइस को डिक्रीज करने में। और जो आखिरी फैक्टर है वो बेसिकली हमारे पास लोगों की तरफ से आता है। आप किसी भी मार्केट को देखें, उसमें हमारे पास एक सपोर्ट होती है और एक रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या है कि रेजिस्टेंस इज़ दैट कि इसकी सादी सी मिसाल मैं देता हूँ कि बिटकॉइन की कीमत $30,000 तक पहुँची हुई है। मैंने $30,000 पे परचेज़ कर लिया, ये $35,000 तक पहुँचा, और मैंने देखा कि यार ये 35,000 मेरे लिए एक अच्छा खासा मुनाफा है, मैं इसको सेल कर देता हूँ, मैं उसको वहाँ पे सेल कर देता हूँ। दैट इज़ द रेजिस्टेंस। इसी तरह से अगर वो 35,000 से दोबारा डाउन होकर 30,000 तक आता है, और अब मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम इसका डाउनफॉल 30,000 तक ही आएगा, और मैं इसको दोबारा से परचेज करता हूँ, दैट इज़ द सपोर्ट साइकिल। कि लोग जहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि ख़ास स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपने ख़ास प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इसको सेल कर देते हैं, और लोग मौजूद होते हैं जिनको ये लग रहा होता है कि इसकी कीमत मैक्सिमम इतनी ही डाउन हुई है, इससे मज़ीद डाउन नहीं होगी, वहाँ पे वो लोग उसको परचेज कर लेते हैं। तो जो लोगों की सेल परचेज है ये भी इसमें एक फैक्टर जो है वो हमारे पास शामिल होता नज़र आता है। उसमें चाइना भी एक फैक्टर है, उसमें पेपल वेल्स भी एक फैक्टर है, उसमें जनाब वो एलॉन मस्क भी एक फैक्टर है, और इसी तरह से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो भी हमारे पास एक फैक्टर है। और मार्केट की जो एक बहुत ज़्यादा उसने एक बुल साइकिल ले लिया था, एक अनएक्सपेक्टेड प्राइस थी, मार्केट ने करेक्ट करना था अपने आप को, बहरहाल नीचे आना था, वो भी हमारे पास इसमें एक फैक्टर था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ ये सारे के सारे फैक्टर शेयर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आज की वीडियो जो है वो मज़ीद पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरी बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा एक नए एपिसोड के साथ, कि नेक्स्ट वीडियोस में आपने किस तरह से इसकी सेल परचेज करनी है, अकाउंट क्रिएशन किस तरह से करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस जो है वो उसके ऊपर बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।